myself Imran Khan. I welcome all of you in this YouTube channel उड़ान क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली जो हमारी क्लास थी वो हिस्टोन मॉडिफिकेशन के बारे में थी। हमने समझा कि किस तरह से अलग अलग केमिकल ग्रुप्स जो हैं वो हिस्टोन ऑक्टामर की सरफेस पर आकर लगते हैं और लगने के बाद ये डीएनए और हिस्टोन के इंटरेक्शन को प्रभावित करते हैं। इन केमिकल ग्रुप्स के या मॉडिफायर्स के लगने के बाद हमने समझा कि किस तरह से हेटेरोक्रोमेटिन स्टेज जो है वो यूक्रोमेटिन स्टेज में इंटर कन्वर्ट हो जाती है और इसी तरीके से यूक्रोमेटिन स्टेज जो है वो हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकती है। हमने ये भी जाना था कि जो हेटेरोक्रोमेटिन स्टेज है वो एक कॉम्पैक्ट स्टेज होती है जिसका क्रोमेटिन जो है ये क्लोज फॉर्म में रहता है। इसका डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्सेसिबल नहीं होता और इसमें जो जीन्स मिलते हैं वो भी अपनी स्विच ऑफ या टर्न ऑफ कंडीशन में रहते हैं। जबकि दूसरी ओर यूक्रोमेटिन स्टेज जो है इस स्थिति में इन मॉडिफायर्स के थ्रू डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन को काफ़ी लूज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो डीएनए सीक्वेंस हैं ये एक्सेसिबल होती है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर के या ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी जो है वो इन पर काम करती है और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कर सकती है। फ्रेंड्स, मॉडिफायर्स का जो मेन काम है वो या तो यूक्रोमेटिन स्टेज को एक कॉम्पैक्ट हेटेरोक्रोमेटिन स्टेज में कन्वर्ट करना या फिर हेटेरोक्रोमेटिन स्टेज को यूक्रोमेटिन स्टेज में कन्वर्ट करना है। हमने अलग अलग तरह के मॉडिफायर्स की बात की, जिनमें हमने मैथिल ग्रुप की बात की, एसिटाइल ग्रुप की बात की, फॉस्फेट ग्रुप की बात की और यूबिक्विटिन की बात की। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो बेसिकली एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन जो है ये किस तरह से हिस्टोन सब यूनिट्स के ऊपर होता है, कौन से एंजाइम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसका क्या प्रभाव हिस्टोन की सरफेस पे होता है उससे रिगार्डिंग है। तो फ्रेंड्स, एक पहली बात जो हम सब लोगों के जहन में अब लगभग क्लियर हो चुकी है वो ये है कि मॉडिफिकेशन करवाने के पीछे जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि जो डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत है, तो उस स्थिति में इस हेटेरोक्रोमेटिन वाले कॉम्पैक्ट डीएनए को किस तरह से एक्सेसिबल बनाया जाए ताकि ये डीएनए सीक्वेंस प्रोवाइड करवा सके और इस डीएनए सीक्वेंस पर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी आकर काम कर सके। तो पहला काम तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए ये जरूरी है कि जो हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म है उसका कुछ अंश जो समय के हिसाब से यूक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो और इसी तरीके से अदर वर्क जैसे रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज रिपेयर, ये सब चीज़ों के लिए भी जो है हमें इसकी फॉर्म की यूक्रोमेटिन फॉर्म की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, हम कल की क्लास में वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो H3 और H4 हिस्टोन होते हैं। मैंने ये भी आपसे चर्चा की कि इनकी जो टेल होती है उसे हम एन टर्मिनल टेल कहते हैं और सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस भी इन्हीं टेल्स पर देखे जाते हैं, बिकॉज इन टेल्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड रेजिड्यूज जैसे लाइसिन, के इज ए सिंबल ऑफ लाइसिन अमीनो एसिड, आर इज ए सिंबल ऑफ आर्जिनिन अमीनो एसिड, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड्स जो हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम होते हैं, जिसके चलते ये जो मॉडिफायर्स हैं वो इसके इन अमीनो एसिड रेजिड्यूज पर आकर लगते हैं और लगने के बाद वो डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, अगर शॉर्ट और समराइज वे में अगर एक बार हम H3, H4 और H2A, H2B पर जो मॉडिफिकेशंस की हमने कल बात की उसे थोड़ा सा रिवाइज करें तो ये एन टर्मिनल टेल है। यहाँ से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हुए हम देखें तो आर जो है यानी आर्जिनिन जो है वो एन टर्मिनल टेल से सेकंड पोजीशन पर होता है और यहाँ पर इसका मिथाइलेशन होता है। मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात आपको जो बताई, जो आपको जहन में रखनी है वो ये कि एसिटाइलेशन जब भी कहीं होगा इस हिस्टोन टेल में, तो एसिटाइलेशन हमेशा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, यानी वो हमेशा इस हेटेरोक्रोमेटिन स्टेज को यूक्रोमेटिन स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध होगा।
अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ एसिटाइलेशन होगा वहाँ पर ये यू क्रोमेटिन फॉर्म जो है उसका डीएनए आसानी से एक्सेसिबल होता है। यानी यू क्रोमेटिन फॉर्म में ही ये एसिटाइलेशन आप लोग देख सकते हैं। यानी एसिटाइलेशन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के लिए एक पॉजिटिव सिंबल है, यानी ये कहीं ना कहीं डीएनए की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएगा जिस पर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी आकर काम कर सके। लेकिन अगर हम मिथाइलेशन की बात करें तो जैसा कि आपको मैंने कल बताया कि मिथाइलेशन 3 फॉर्म में हो सकता है, मोनोमिथाइलेशन, डाइमिथाइलेशन या फिर ट्राइमिथाइलेशन। जनरली मोनोमिथाइलेशन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह काम करता है, जबकि डाई और ट्राइमिथाइलेशन ये रिप्रेशन का काम करता है। यहाँ हमें इन सभी को लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस को भी अगर आप अपने जहन में रखें तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमें आसानी होगी। जैसे हम देखें तो H3 के ऊपर R2 पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइलेशन जो है वो होता है, यानी आर्जिनिन जो सेकंड पोजीशन पर है उसका मिथाइलेशन होता है। अगर हम इसे हिस्टोन जो इसका सिंबॉलिक कोड है उसके हिसाब से अगर हम समझें तो इसे हम H3R2Me1 कह सकते हैं। और ये मिथाइलेशन एक एंजाइम PRMT यानी प्रोटीन R फॉर आर्जिनिन मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में, ट्रांसफरेज 4 की प्रेजेंस में होता है। इसी तरह से K4 पोजीशन जो है इस पर एसिटाइलेशन भी हो सकता है और इस पर मिथाइलेशन भी हो सकता है। K4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तरफ तो एसिटाइलेशन एक पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह यहाँ काम करता ही है, वहीं दूसरी ओर जो मिथाइलेशन है उसकी चाहे मोनोमिथाइलेटेड स्टेज हो, डाइमिथाइलेटेड स्टेज हो या फिर ट्राइमिथाइलेटेड स्टेज हो, ये तीनों ही स्टेज जो है वो K4 पोजीशन के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह काम करती है। यानी कि यहाँ पर जीन की एक्टिविटी बढ़ेगी और डीएनए जो होगा वो एक्सेसिबल होगा ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के लिए। अब फ्रेंड्स सेकंड अगर हम बात करें तो आप अपने जहन में K9 के बारे में रखें, यानी 9th पोजीशन के ऊपर जो लाइसिन है, लाइसिन का सिंबल यहाँ पर K है, यानी 9th पोजीशन के ऊपर जो लाइसिन है उसका अगर जो मोनोमिथाइलेशन होता है तो ये मोनोमिथाइलेशन जो है इसके लिए एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। लेकिन यदि इसका डाइमिथाइलेशन या ट्राइमिथाइलेशन होता है तो ये दोनों ही स्थितियां यहाँ पर जीन सप्रेशन का काम करेगी, इसके डीएनए की एक्सेसिबिलिटी को रिड्यूस करेगी और इसकी जो यू क्रोमेटिन फॉर्म है उसको हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो है काम करती है। जबकि मोनोमिथाइलेशन यहाँ पर एक्टिवेटर की फॉर्म में रहता है, जबकि डाई और ट्राइमिथाइलेशन या इसकी कॉम्पैक्टनेस को बढ़ाने के लिए काम करता है। K9 की ठीक बात यहाँ पर आप देख सकते हैं S फॉर सेरिन। हम जानते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप का जो अटैचमेंट है, इसे हमने एंजाइम में भी पढ़ा था, वो ऐसे अमीनो एसिड्स पर होता है जिनकी सरफेस पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो चाहे सेरिन हो, थ्रियोनिन हो या टायरोसिन हो तो उनकी सरफेस पर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आकर लगता है। फॉस्फेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है और डीएनए भी नेगेटिव चार्ज रखता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हिस्टोन टेल पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो इस हिस्टोन टेल की जो डीएनए से रिपल्शन है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये जो डीएनए है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म से लूज फॉर्म की तरफ आता है। इसी तरह से K14 में एसिटाइल ग्रुप। फ्रेंड्स एसिटाइल ग्रुप के बारे में भी मैंने आपको बताया कि एसिटाइल ग्रुप जो है वो जब इन पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड रेजिड्यूज की सरफेस पे लगता है तो इनका जो चार्ज है उसे रिड्यूस कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो रिड्यूस करने की वजह से डीएनए जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और अब ये न्यूट्रलाइज हो गया है तो इनके बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव का इंट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन था, वो वीक हो जाता है और इस तरह से ये भी यहाँ पर हेटेरोक्रोमेटिन को यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करता है। फ्रेंड्स इसी तरह से 17 पोजीशन पर फिर यहाँ पर आर्जिनिन ग्रुप, इसका मिथाइलेशन, और इसी तरह से R26 पोजीशन पर। अब आपको जो बेसिक यहाँ पर याद रखने हैं वो एक तो K4 पोजीशन जिसके तीनों ही तरह के मिथाइलेशन एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, एक K9 पोजीशन जिसका अगर मिथाइलेशन यानी डाई मिथाइलेशन या ट्राई मिथाइलेशन होता है तो ये यहाँ पर जीन साइलेंसर की तरह काम करता है, और तीसरी बात जो K27 है यानी 27th पोजीशन पर जो लाइसिन है
उसका जो मिथाइलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। Me1 यानी मोनोमिथाइलेशन अगर यहाँ पर इसका होगा तो ये यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, और अगर यहाँ पर डाइमिथाइलेशन या ट्राइमिथाइलेशन होगा तो ये यहाँ पर लेंसर की तरह या ट्रांसक्रिप्शन के रिप्रेसर की तरह काम करेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन की मशीनरी को अटैच होने से रोकेगा, क्योंकि ये इसकी कॉम्पैक्टनेस को बढ़ाएगा और इसको हेटेरोक्रोमेटिन की तरफ लेकर जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से K79 जो लगभग इस हिस्टोन H3 कोर की साइड में होता है, यहाँ पर भी तीनों तरह के मिथाइलेशन है, वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। ये जो ग्रीन सिग्नल, जहाँ जहाँ ग्रीन सर्कल है, ये बताते हैं कि चाहे मोनोमिथाइलेशन हो, डाइमिथाइलेशन हो या ट्राइमिथाइलेशन हो, ये सब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेंगे। जबकि रेड सर्कल जो है वो यहाँ पर Me2 Me3 के लिए ये इसके ट्रांसक्रिप्शन सप्रेसर की तरह काम करता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर H4 की बात करें तो H4 में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो फर्स्ट एन टर्मिनल पे पहली पोजीशन है वो यहाँ पर सेरिन की होती है, और सेरिन जो है उसका यहाँ पर फास्फेट ग्रुप आकर अटैच होता है। फ्रेंड्स, एक और जो फास्फेट ग्रुप और यूबिक्यूटिन का जो बेसिकली यहाँ पर रोल है वो डीएनए डैमेज रिपेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फास्फेट ग्रुप भी जो है वो यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर R3 ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर अगर मिथाइलेशन होता है, R3 जैसा कि हम जानते हैं कि मिथाइलेशन और जो एसिटाइलेशन है ये लाइसिन और आर्जिनिन की सरफेस पे होते हैं, तो यहाँ पर R यानी 3 पोजीशन का जो आर्जिनिन है उसका भी मिथाइलेशन हो सकता है। अगर जो ये मिथाइलेशन PRMT यानी प्रोटीन आर्जिनिन मिथाइल ट्रांसफरेज 5 के प्रेजेंस में होता है तो ये इसका जो है वो रिप्रेशन करेगा, यानी रेड सर्किल जो है वो यहाँ पर इसका रिप्रेशन करेगा। और इस तरीके से अगर ये PRMT1 के थ्रू होता है तो ये यहाँ पर इसका एक्टिवेशन करेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएगा और इसे यूकैरियोटिक फॉर्म या डीएनए एक्सेसिबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। K5, K8, K12, K16, K20 पे आप देख सकते हो सब पोजीशन पर अगर यहाँ पर एसिटाइलेशन होता है तो ये एसिटाइलेशन जो है वो इसकी क्रोमेटिन फॉर्म को बढ़ाता है, डीएनए की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन अगर K20 फॉर्म पर इसका ट्राइमिथाइलेशन होता है तो ये ट्राइमिथाइलेशन है जो फ्रेंड्स ये यहाँ पर जो है इसके ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के लिए सप्रेशन या रिप्रेशन का काम करेगा और इसे हेटेरोक्रोमेटिन यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म की तरफ लेकर जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर हम H2A, H2B की बात करें तो यहाँ पर एसिटाइलेशन मिथाइलेशन हम इन दोनों में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमें ध्यान में रखना है यूबिक्यूटिनेशन, यानी H2A की जो 119 यानी 119 पोजीशन पर जो यूबिक्यूटिनेशन होता है, ये यूबिक्यूटिनेशन जो है ये रेड सर्कल में आप देख सकते हैं, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन को सप्रेस करता है, उसे रिप्रेस करता है, यानी इसे हेटेरोक्रोमेटिन स्टेज की तरफ लेकर जाता है। जबकि वहीं 120 पोजीशन का जो लाइसिन है, हाँ यूबिक्यूटिनेशन भी लाइसिन अमीनो एसिड रेजिड्यूज पर होता है, यानी H2B की जो 120 पोजीशन है। और एक चीज और जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये कि ये यूबिक्यूटिनेशन C टर्मिनल की तरफ होता है। यहाँ हमने देखा N टर्मिनल की तरफ देखे सारे जो मॉडिफिकेशंस थे, यहाँ पर भी N टर्मिनल की तरफ देखे, लेकिन यूबिक्यूटिनेशन का जो मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पर C टर्मिनल साइड जो होती है उसकी, यानी कि सेकेंड लास्ट या मतलब जो C टर्मिनल की तरफ की जो 119th पोजीशन, यहाँ पर अगर हम N टर्मिनल से इसको 1 मानते हुए चले तो 119 जो कि C टर्मिनल के नज़दीक है इसका यूबिक्यूटेशन होता है। इसी तरीके से H2B में जो है वो 120th पोजीशन पर यूबिक्यूटेशन होता है, जो भी यहाँ पर सप्रेशन का रोल करता है। और कुछ परिस्थितियों में ये कंडीशनली डिपेंड करता है कि कभी कभी ये 120th पोजीशन पर जो है यूबिक्यूटिनेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर का भी रोल प्ले कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर इसके आगे हम जाएं एसिटाइलेशन, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा कि एसिटाइलेशन हुआ, मिथाइलेशन हुआ, तो इतना आसान नहीं है कि ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आकर ऐड हो गए या यहाँ पर जो है वो एसिटाइल ग्रुप आकर ऐड हो गए। अब सवाल ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं या कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो इन ग्रुप्स को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लाइसिन की एक हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। आर्जिनिन पर भी अटैचमेंट जो है वो एंजाइम का फॉर्म बदलेगा, अटैचमेंट का तरीका जो है वो वही रहेगा। फ्रेंड्स, अगर हम लाइसिन की बात करें जिसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में K से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ मैंने इसकी केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाई स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से,
तो लाइसिन जो अमीनो एसिड है, इसकी जो आर चेन है, आप जानते हैं एक एन टर्मिनल साइड होती है अमीनो एसिड की, एक सी टर्मिनल साइड, और एक जो है वो उसका आर ग्रुप होता है। और आर ग्रुप के अंदर वो चेन जिस हिसाब से बड़ी छोटी होती है उसी हिसाब से अमीनो एसिड्स जो हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसका जो आर समूह होता है, इस आर समूह की लास्ट पोजीशन पे ये यहाँ पर NH3 पॉजिटिव आप देख सकते हैं। इस NH3 पॉजिटिव पोजीशन के ऊपर यहाँ पर एक विशेष एंजाइम जिसे हम HDACS यानी तो यहाँ पर जो है एरो इस तरफ है नीचे की साइड में, तो HATS यानी हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, इसे हैट भी कहते हैं और इसे हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम की प्रेजेंस में, और इसका दूसरा नाम KAT, के सिंबल है लाइसिन का, तो लाइसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज भी इसे कहते हैं। तो ये हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है वो यहाँ पर जो है एक विशेष, आप जानते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए के बारे में, तो एसिटाइल को एंजाइम, ये हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है ये एसिटाइल को एंजाइम ए का विघटन करता है और को एंजाइम ए यहाँ पर मुक्त हो जाता है। और ये जो एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप इसकी NH3 पॉजिटिव जो पोजीशन है वो यहाँ पर आकर के इसके साथ लग जाता है। तो इस तरह से ये एसिटाइल लाइसिन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो NH3 पॉजिटिव पोजीशन जो आर ग्रुप की जो पोजीशन है उसके ऊपर हैट एंजाइम या कैट एंजाइम की प्रेजेंस में जो एसिटाइल को है उसका विघटन करके यहाँ पर एसिटिल ग्रुप को इस लाइसिन के NH समूह पर ऐड कर दिया जाता है। इस तरह से ये जो लाइसिन है जो कि पहले पॉजिटिव चार्ज था अब न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर DNA और इस लाइसिन रेजिड्यू का जो इंटरेक्शन है जो इस हिस्टोन टेल के ऊपर वो वीक हो जाएगा, और अगर वीक होगा तो आप जानते हैं कि जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो लूज फॉर्म में बदलेगी, DNA जो है वो लूजली अटैच होगा, तो DNA एक्सेसिबल होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक और बात जो मैं आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये कोवेलेंट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो ये यहाँ पर रिवर्सिबल भी होता है। अब ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये रिवर्सिबल भी शो कर रहा है। यहाँ पर एक एंजाइम HDAC यानी कि हिस्टोन डी एसिटाइलेज की प्रेजेंस में जो है वो वापस से ये जो एसिटिल लाइसिन है ये अपनी नेचुरल फॉर्म लाइसिन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर H2O को जोड़कर एसिटेट के फॉर्म में उसे रिलीज कर दिया जाता है और लाइसिन जो है वो अपनी नेचुरल कंडीशन में वापस आ जाता है। फ्रेंड्स, इस एसिटिलेशन के बारे में आपको एक बात और बताऊं कि ये जो एंजाइम्स हैं, जो HDAC है, ये कोई स्पेसिफिक एंजाइम का नाम नहीं है बल्कि एक एंजाइम फैमिली है। इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं या प्रोटीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसी तरीके से जो HDAC है ये भी, इसके भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग नामों से उन्हें बुलाया जाता है। इसी तरीके से जो हैट्स हैं यानी कि जो एसिटाइल ट्रांसफरेज है ये भी डिफरेंट टाइप का होता है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, सेकेंडली अगर हम बात करें मिथाइलेशन की, मिथाइलेशन में जो काम आने वाले एंजाइम हैं वो हैं HMT या KMT। HMT से मतलब हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज यानी मिथाइल ग्रुप का हिस्टोन पर ट्रांसफर करने वाला एंजाइम हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज। इसे KMT के नाम से भी जाना जाता है, K फॉर लाइसिन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से ये लाइसिन, ये R, उसके बाद NH3 पॉजिटिव जो है इसके सरफेस पे जो है CH3 ग्रुप जो है वो यहाँ पर ये HMT ऐड करवाता है। इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मिथाइलेशन है ये मोनोमिथाइलेशन हो सकता है, डाइमिथाइलेशन हो सकता है और ट्राइमिथाइलेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मोनोमिथाइलेशन, फिर इसका डाइमिथाइलेशन और ट्राइमिथाइलेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसा कि हमने बात की कि मोनोमिथाइलेशन के अलग इफेक्ट होते हैं जो हमने ज़्यादातर केसेस में देखा कि ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह काम करता है, जबकि डाई और ट्राइमिथाइलेशन की जो पोजीशन है, जैसे हमने 27 के पोजीशन पे बात की, कि 9 की जो पोजीशन पे बात की, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है ये डाई और ट्राइमिथाइलेशन जो है वो यहाँ पर जीन सप्रेसिंग का काम करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स यहाँ पर
मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये HMT यानी KMT जो है वो यहाँ पर जो CH3 को जो है वो ऐड कर रहा है, यानी मॉडिफायर का यहाँ पर एडिशन कर रहा है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि वापस से जो है वो मैथिल ग्रुप को यहाँ से हटाया जा सकता है और वो लाइसिन डीमिथाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसे हम KDM के नाम से भी जानते हैं, यानी लाइसिन डीमिथाइलेज। तो इस तरह से जो है वो मैथिल ग्रुप ऐड भी हो सकता है और वो रिमूव होकर के वापस जो अमीनो एसिड रेजिड्यू हैं वो अपनी नेचुरल कंडीशन में आ जाता है। और ये क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें एक स्पेसिफिक स्टेज की जरूरत पड़ती है। जब हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है या DNA में किसी तरह का डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करना है, तो उन परिस्थितियों में अगर हमें यूक्रोमेटिन फॉर्म की जरूरत है तो ये HMT HDAC यहाँ पर बेसिकली जो HDAC है वो यहाँ पर काम करता है ताकि कॉम्पैक्ट फॉर्म हेटेरोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर सके। और दूसरी तरफ जो मिथाइलेशन है, जो ट्राई और डाई मिथाइलेशन है, ये इसको वापस से कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। जब हमें ट्रांसक्रिप्शन की, रेप्लिकेशन की या डैमेज रिपेयर की जरूरत होती है तो जनरली ये DNA एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, यूक्रोमेटिन फॉर्म बढ़ती है, और जैसे ही जो काम है वो हो जाता है सेलुलर मशीनरी के थ्रू, तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो वापस से इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म या हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास थोड़ी देर में मैं स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू।